प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी लोग वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध राष्ट्र का स्वरूप के भाग संस्कृत का अध्ययन करेंगे। अग्रवाल जी ने किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए 3 तत्वों का आवश्यक होना बताया है। पहला भूमि है, दूसरा जन अर्थात लोग, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण भाग संस्कृति अर्थात संस्कार को बताया है। तो आज हम सभी लोग संस्कृत भाग का अध्ययन करेंगे। वासुदेव जी लिखते हैं कि राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्यों ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृत के जन की कल्पना कबंध मात्र है। बहुत ही अच्छी सूक्ति है। कबंध मात्र, ऐसा शरीर जो सिर विहीन हो, धड़ विहीन हो। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस देश में संस्कृत का अभाव है वह देश पशु के समान है। संसार में उसका अस्तित्व सिर रहित धड़ के समान है। संस्कृत के द्वारा ही मानव अपने जीवन को नित नए आयाम देता है। संस्कृत मनुष्य के मस्तिष्क और हृदय की उपज है। संस्कृत से ही मनुष्य कर्तव्य की प्रेरणा प्राप्त करता है तथा जीवन का पथ खोजता है। संस्कृत वास्तव में जनमानस का मस्तिष्क है। इसीलिए लेखक ने संस्कृत के जन की कल्पना कबंध मात्र बताया है कि बिना संस्कृत के व्यक्ति का व्यक्तित्व समग्र रूप से नहीं निखरता। फिर आगे लेखक लिख रहे हैं कि संस्कृत ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृत के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृत का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृत से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। जीवन के बिटप का पुष्प संस्कृति है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण सूक्ति है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से किसी वृक्ष का सबसे खूबसूरत पहलू उसका फूल होता है, उसी प्रकार से भूमि तो है, लोग हैं, लेकिन तब तक वह राष्ट्र अच्छा नहीं माना जाता कि जब तक संस्कारवान लोग न हों, संस्कृत से युक्त लोग न हों। अगर संस्कारवान जन हैं तो राष्ट्र का चतुर्दिक विकास होता है, और संस्कार विहीन है तो वह राष्ट्र के पतन का सूचक होता है। इसीलिए लेखक ने जीवन रूपी वृक्ष का सबसे खूबसूरत पहलू संस्कृत को माना है। संस्कृत के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जग के जीवन का सौंदर्य अंतर्निहित है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। भूमि पर बसने वाले जन के ज्ञान के क्षेत्र में जो सोना और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृत के दर्शन मिलते हैं। जीवन के विकास की युक्ति ही संस्कृत के रूप में प्रकट होती है। प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ ही इस युक्ति को निश्चित करती है और उससे प्रेरित संस्कृत का विकास करती है। इस दृश्य से प्रत्येक जन की अपनी अपनी भावना के अनुसार पृथक पृथक संस्कृतियाँ राष्ट्र में विकसित होती हैं, परंतु उन सब का मूल आधार पारस्परिक सहिष्णु और समन्वय पर निर्भर है। कहने का भाव ये है कि हर देश की अपनी संस्कृति होती है, हर जन की अपनी संस्कृति होती है, लेकिन कुछ ऐसी संस्कृतियां हैं, कुछ ऐसे संस्कार हैं कि जिसका आज पूरा विश्व नकल कर रहा है। आज पूरा विश्व वैश्विक
कोरोना महामारी से ग्रसित है। हम सभी पाश्चात्य संस्कृत का नकल करते हुए शेक हैंड, हाथ मिलाते थे, लेकिन आज हमारी संस्कृति को आधार मानकर ब्रिटेन, अमेरिका और जापान, रूस, फ्रांस जैसे विकसित राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष और वहाँ के जन अब आज प्रणाम कर रहे हैं। तो भारतीय संस्कृति विश्व में एक अपनी अमिट छाप छोड़ रही है। यह हम सभी के लिए गौरव का विषय है। फिर लेखक आगे लिख रहे हैं कि जंगल में जिस प्रकार अनेक लता, वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार से राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती हैं। समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद, प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृश्य संस्कृत के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृत के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जीवों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। गांव और जंगलों में स्वच्छंद जन्म लेने वाले लोकगीतों में, तारों के नीचे विकसित लोक कथाओं में संस्कृत का अमित भंडार भरा हुआ है, जहाँ से आनंद की भरपूर मात्रा प्राप्त हो सकती है। राष्ट्रीय संस्कृत के परिचय काल में उन सब का स्वागत करने की आवश्यकता है। पूर्वजों ने चरित्र और धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृत के क्षेत्र में जो कुछ पराक्रम किया है, उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं और उसके तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है, जहाँ अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, जहाँ भूत वर्तमान को जकड़ नहीं रहा है, वरन अपने वरदान से पुष्ट करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। तो लेखक के कहने का तात्पर्य है कि ऐसा राष्ट्र जहाँ पर अतीतकालीन सभ्यता, संस्कृत, आचार, विचार, रहन सहन से आने वाली पीढ़ी प्रेरित हो और उसके संस्कारों को ग्रहण करके अभिनव मनुष्य अपने विकास का मार्ग प्रशस्त करे, ऐसी ही संस्कृत को लेखक बढ़ावा देना चाहता है और उसे। तो प्रिय बच्चों, इस पाठ के माध्यम से लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी यह कहना चाह रहे हैं कि किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए हमें 3 तत्वों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। भूमि भी हो और वह भूमि उर्वरक क्षमता से भी युक्त होनी चाहिए। ऐसी भी भूमि है जो रेगिस्तान है, ऐसी भूमि है जहाँ पर वर्ष भर बर्फ़ जमी रहती है, ऐसी भूमि भी है जहाँ पहाड़ है, जहाँ रहना दुष्कर है। तो ऐसी भूमि पर ही राष्ट्र का निर्माण हो सकता है कि जो सुखद हो, स्वास्थ्यकर हो और जन के रहने के लिए अनुकूल हो। दूसरा अंग जन को माना है। जन ऐसे हों जिनका अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम हो,
अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम हो। आज भी ऐसे जन हैं, अफ्रीका के जंगलों में भी रहते हैं, जो आज भी आदिम सभ्यता में जी रहे हैं। तो ऐसे जनों से, ऐसे लोगों से एक अच्छे सुखद राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। तीसरा अंग संस्कृत को माना है। भूमि हो, जन हो, और जन के अंदर एक संस्कार होना चाहिए। संस्कार विहीन व्यक्ति का व्यक्तित्व नहीं निखरता, क्योंकि व्यक्ति तभी पूर्ण माना जाता है जब उसके अंतर्गत एक प्रकृति के प्रति, लोगों के प्रति सहानुभूति का भाव हो। अगर मानव के अंदर प्रेम, दया, करुणा, सहयोग, समर्पण, भाईचारा, बंधुत्व की भावना नहीं है तो वह मनुष्य होने का अधिकारी नहीं है। मनुष्य और पशु में यही अंतर है कि मानव के अंदर भावना है और पशु भावना शून्य होते हैं। मनुष्य इस सृष्टि का सबसे ज्ञानवान, विवेकी प्राणी है और अपने ज्ञान विज्ञान के बल पर आज का यह वैज्ञानिक मानव प्रकृति के कण कण पर विजय प्राप्त कर लिया है। तो वह हर जगह अपनी ही बात मनवाने का प्रयास करता है। यह समग्र राष्ट्र के विकास के लिए उचित नहीं है। तो बच्चों, आज का यह सस्वर व्याख्या समाप्त हुई और इस पाठ पर आधारित आपको कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं। उन प्रश्नों का उत्तर आप लोग ज़रूर प्रेषित कीजिएगा। धन्यवाद।